अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो अहम तब्दीलियाँ और जो अहम ख़बरें हैं वो मुसलसल सामने आ रही हैं। हाल ही में आपने ये भी देखा कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। अभी हतमी फ़ैसला पाकिस्तान ने करना है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उनका एक अहम बयान जो कि कोट किया जा रहा है कि अगर हमास ने हथियार ना डाले तो फिर जो 59 ममालिक हैं वो उनको डी वेपनाइज़ करेंगे। अब डी वेपनाइज़ करने के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है। बड़ी क्लियर एक पोजीशन है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो बयानात हैं इनको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी ज़राए से कुछ ख़बरें जो है वो कोट हो रही हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता हुआ है। हमने देखा कि आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की बहनें और जो पार्टी रहनुमा हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। और CM खैबर पख्तूनख्वा ने जो हाल ही में दौरा किया था पंजाब का, उस दौरे के बाद अभी उनका ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि वो जल्द सिंध का और बलूचिस्तान का दौरा भी करेंगे। फिर पंजाब के दौरे के बाद हमने देखा कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है, जिसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है और जो वफाक का किरदार है उस हवाले से गुफ्तगू की है। अहम इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो सोहेल आफरीदी साहब का मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। नबील गबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नबील गबूल साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाल ही में जो CM खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, उसके बाद अब सिंध के दौरे के हवाले से बात हो रही है, एक फ़ैसला सामने आ रहा है। क्या सिंध के अंदर सिंध हुकूमत CM खैबर पख्तूनख्वा को सर वेलकम करेगी? देखिए, एक चीफ मिनिस्टर को किसी और सूबे में आने पे बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर जो है लोगों को इकट्ठा करना या लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पैदा करना या रोड बंद करना या फिर इस तरीके से जिस तरह उन्होंने लाहौर में कोशिश की, ये चीज़ें देखें इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। क्योंकि आप आएँ, हम तो ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो ख़ासकर वो कोशिश करते हैं कि रोड बंद नहीं हो उनके VIP मूवमेंट में। तो यहाँ आकर अगर चीफ मिनिस्टर आकर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो एज अ चीफ मिनिस्टर वेलकम है, लेकिन एज अ PTI लीडर आकर अगर यहाँ पर वरगलाने की कोशिश करेंगे लोगों को या बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या रोड ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी मतलब आप वेलकम करेंगे लेकिन रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं होगी? मैंने कहा ना, एज अ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, सिंध के लोग अपने मेहमानों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम बिल्कुल उनको इज़्ज़त देंगे। ठीक है, लेकिन नबील गबूल साहब, ये जो एक मामला मुलाकातों के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार PTI कर रही है, आज भी खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। सर, पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह देख रही है? देखिए, हमारी दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी कैदी थे ही नहीं। 2008 के जो 2008 के बाद हमारा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आया तो एक भी सियासी कैदी नहीं था। आज एक सियासी कैदी है अगर, लेकिन अगर उनसे मुलाकात करते हैं, करने की फैमिली को इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी हमशीरा जो है वो मुलाकात करके आके बाहर आके कहती हैं कि जी धरना दे दो, रोड बंद कर दो, खान साहब का ऑर्डर है कि जी सारे निज़ाम को दरम बरम कर दो, ये चीज़ें देखिए उनके फैमिली के मेंबर्स खुद इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये चीज़ मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त देखें ना, हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम डायलॉग चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है। अगर आगे से ये रिस्पॉन्स मिलता है कि उनके कोई घर वाले मुलाकात करते हैं और वो क्या जो घर वालों के अलावा अगर कोई ऐसे लीडर्स जिस तरह चीफ मिनिस्टर KP के मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है और वो वहाँ से अंदर से आकर जो है अपनी तरफ से ये मैसेज दे दे कि जी आवाम सड़कों पर आएँ, खान साहब ने बुलाया है, धरना दें, इसी तरह अडयाला जेल के बाद धरना देना, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को देखिए हाथ में लेने से, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में लेंगे आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। बेहतर ये है कि आपने जो गलतियाँ माजी में की हैं, 9 मई की जो गलतियाँ की हैं, बेहतर ये है कि आप उसका अजाला करने के लिए आप डायलॉग पे आके बैठें। आप अपने सेंसिबल, एक तो ये नहीं पता है PTI का बाहर जेल के बाहर लीडरशिप कौन है, 4-5 धड़े बने हुए हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने, किसको कॉन्फिडेंस हासिल है खान साहब का, किसको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, ये कुछ नहीं पता है। एक कमेटी वो बना दें, उस कमेटी का इख्तियार दे दें, वो कमेटी आके गवर्नमेंट की कमेटी के साथ बातचीत करे। गवर्नमेंट तो तैयार है लेकिन उस तरफ से डिले हो रही है।
ठीक है, लेकिन ये जो फिर वो पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है ना सर कि आप खान साहब से मुलाकात करवा लें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुलाकात करा देंगे अगर खान साहब अपनी कमेटी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और हमारी जमात जो है वो तो चाहती है कि जी डायलॉग हो, तो इसी तरह ये गवर्नमेंट भी चाहती है। अगर इस मुलाकात में उनके जो लीडरशिप है या उनकी जो लीडर्स बाहर हैं उनको कमेटी एक ये बना दें, खान साहब कमेटी बना दें, उसके साथ अंदर जाके जेल में भी मीटिंग हो सकती है। लेकिन वो कमेटी बनाए ना, इस तरह के पैगाम तो बाहर ना भेजें कि आके आप रोड सड़कें बंद कर दें, धरना दें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लें। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, लेकिन अब अभी आपके इल्म में होगा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की कामयाबी थी इंतखाबात के अंदर, उनको दुरुस्त करार दिया गया है जो यास्मीन राशिद साहिबा ने चैलेंज की थी। इंतखाबात के हवाले से सर पीपल्स पार्टी को खुद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, जब उनको कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया तो हम कौन होते हैं? जहाँ तक फॉर्म 47 ही तो सबको फॉर्म 47 कहते हैं। मैं बहुत सारे पीटीआई के एमएनएस को जानता हूँ जो कि पंजाब से इलेक्ट होकर आए हैं, वो फॉर्म 47 पर आए हैं। मैं बहुत सारों को ऐसे जानता हूँ, खुद कहा है कि हमने पता नहीं रिटर्निंग ऑफिसर को क्या क्या ब्राइब्स दिए हैं और हमने जो है फॉर्म 47 लिया है। तो ये जो हारने वाला जो है फॉर्म 47 कहेगा, जीतने वाला फॉर्म 45 कहेगा। तो 2018 में क्या हुआ था? 2018 में भी किस तरीके से आपको पता है, लियारी की हमारी सीट जो है छीनी गई हमसे आरटीएस के थ्रू। तो ये अब बोलने दें, फॉर्म 47 ये कह रहे हैं जितने जीते हैं हमारे सिवा सब फॉर्म 47 के। यानी ये जो है अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो फरिश्ते हैं, बाकी सब चोर हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आप पीटीआई वालों को जानते हैं कि वो फॉर्म 47 पे सर, या बाकी जमातों के भी लोग हैं जो फॉर्म 47 पे आपके मुताबिक? मैं देखें ना, किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊं? जिन्होंने खुद बात की है, हाँ। एक मिनिस्टर जो अभी बना है, अभी कुछ अरसे पहले, उसने बड़ी अच्छी एक बात की। उसने कहा, रावलपिंडी से एक एमएनए था, वो मिनिस्टर बना, उसने कहा मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि मैंने धांधली नहीं की है। ठीक है, लेकिन सर ये तो आप मानते हैं ना कि फॉर्म 47 का इशू है, कौन जीता है या किस तरह, वो एक अलग बहस है कि कौन कौन उस पर है। तहफ़्फ़ुज़ात देखें ना, मैं 2018 में था आरटीएस का तहफ़्फ़ुज़ात, अभी इनको हाँ। फॉर्म 47 का। हाँ, लेकिन नबील कपूर साहब, ये एक मामला जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान था, आपको याद होगा कि सीसी का इजलास हुआ था और आपने 1 माह की मोहलत दी थी, उसको काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो क्या उसमें तोसी कर दी गई है या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में 80% तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, बाकी कुछ मामला रहते हैं। वो अभी 12 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें ज़ाहिर है सारे मौजूद होंगे, उस पर बातचीत होगी, बाकी तकरीबन मेजॉरिटी जो है तहफ़्फ़ुज़ात दूर होगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो आप ही के रहनुमाओं के बयानात हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे इंतखाबात के हवाले से, एक तो तासुर ये है कि 2.5 साल का कोई मुआहदा है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या वाकई कोई मुआहदा है। और दूसरा, जो बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से आप लोगों के बयानात होते हैं, तो क्या वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से हैं या किस हवाले से, या आप समझते हैं कि अभी कोई तब्दीली पीपल्स पार्टी को नज़र आ रही है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं होंगे, वो 5 साल के लिए होंगे, और 5 साल से आगे जो उनकी कारकर्दगी होगी उसकी बुनियाद पर होंगे। ये मेरे ख्याल में इसमें कोई हकीकत नहीं है कि 2.5 साल की जो है वो कोई एग्रीमेंट हुई है। मैंने कोई ऐसी एग्रीमेंट मैंने नहीं देखी है, ना मुझे पता है इसके बारे में। अच्छा, नबील कपूर साहब, एक सर दूसरा मामला है जो कि आपको कोर्ट भी किया जा रहा है, वो ये है कि जो अभी भारत ने एक फ़िल्म बनाई है लियारी के हवाले से, क्या नेटफ्लिक्स ने आपसे कोई रब्ता किया है सर? बिल्कुल, नेटफ्लिक्स ने रब्ता किया है। न्यूयॉर्क से जो है उनके प्रोड्यूसर है नेटफ्लिक्स के, जिन्होंने नार्कोस बनाया, नार्कोस का जो प्रोड्यूसर है बर्नार्ड शॉ, उसने रब्ता किया है और वो मार्च में आना चाह रहे हैं। और काफ़ी बातें उनसे हुई हैं, कोई 45 मिनट फ़ोन पे बातें हुई हैं। तो हमने यही कहा कि जब आप लियारी के ऊपर सीरीज़ बनाना चाहते हैं, लियारी के ऊपर सीज़न बनाना चाहते हैं, तो कराची पे बनाए ना। जब कराची के गैंग वॉर इतना मशहूर था, जब कराची के गैंग वॉर बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो कराची में कट्टी पहाड़ी पे भी जाएं आप अजीज़ाबाद भी जाएं, वहाँ पे हालात देखेंगे किस तरह वहाँ पर एक कॉल के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाता था। तो आप लियारी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये बातचीत चल रही है। अब देखें, वो कहते हैं कि जी हमने एक देखा है कि गैंग ऑफ वसेपुर, और अब बॉम्बे के ऊपर भी हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। बॉम्बे के अंदर मुंबई का जो गैंग वॉर है वो बड़ा मशहूर है, और यहाँ लियारी तो एक छोटा सा एक टाउन है, उसको बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की है। आज वही लियारी आप देखें, रात के 3 बजे तक आप जाएं, रात में होटलें खुली हुई हैं, रौनकें हैं, सब चीज़ें हैं,
हाँ, 2-3 साल वो था, गैंगस्टर्स के दौर थे, गैंग वॉर, लेकिन उसका खात्मा हुआ है। अब लियारी बड़ा पुरअमन है। हुँ। अच्छा, लेकिन क्या इसमें ये हकीकत है कि आपको भी रोल प्ले करने की पेशकश हुई है? जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा, चूँकि मेरा मेन रोल रहा है इसमें 2009, 10, 11, 12, ये बड़ा इम्पोर्टेंट साल था, 13 तक, 14 तक, तो उसमें बड़ा मेरा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल होगा। अच्छा, तो आपने कोई रज़ामंदी शो की है सर? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं खुद एक्टिंग करूँगा। हाँ, जब सियासत छोड़ दूँगा तो एक्टिंग में आ जाऊँगा। और मैंने कहा ना, पैब्लो एस्कोबार का जो रोल है, वो कह रहे हैं उसकी आपसे रिज़ेम्बलेंस है, आपसे मिलती-जुलती है, जो पैब्लो एस्कोबार का रोल जिसने अदा किया है इसमें नार्कोस में, जो एक मैक्सिकन एक्टर है, उसके बारे में वो कह रहे थे। अच्छा, चलें ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि जो मूवी भारत की जानिब से बनाई गई है, वो हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है? टोटली हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है, टोटली। सब उन्होंने सिर्फ़ अपनी मूवी को हिट करने के लिए पाकिस्तान को पहले टारगेट किया, बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वो जंग तो लड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने सही मार खाई है, इन्होंने अपने 6 तैयारे गिराए, इन्होंने कोशिश की। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू, बॉलीवुड की मूवीज़ के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और ये बात इन्होंने माना है कि वो जो है एजेंट्स बेचते हैं। तो ये बात एक अच्छी हुई कि उन्होंने जिस टहनी पे खुद बैठते उसी को काटा है। अपने ऊपर खुद उसने, जो आदित्य धार है, आप देखें कि वो एक बेचारा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक छोटा सा ड्रामा बना सके। उसने 300 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आया? उसको रॉ फंडेड ये मूवी है, जो पाकिस्तान को बदनाम करके, और फिर लियारी को टारगेट किया इन्होंने, लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, जो कि टोटली नाकाम हुआ। चलें ठीक है। नबील गबूल साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, नबील गबूल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप साहब के अहम बयानात हों या PTI के साथ मुज़ाकरात का मामला, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये ISF फोर्स के हवाले से आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा है। हतमी फ़ैसला तो अभी होना है, लेकिन अमरीकी सदर के कुछ अहम बयानात भी आ रहे हैं, और वो ये कि हमास अगर हथियार उन्होंने ना डाले तो फिर जो 59 कंट्रीज़ जो हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो फिर हमास को डी वेपनाइज़ करेंगे। क्या हमास को डी वेपनाइज़ करने में पाकिस्तान का कोई रोल होगा? क्योंकि इस हवाले से तो पहले पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है। देखिए, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि डी वेपनाइजेशन ऑफ हमास जो है, या हमास के ख़िलाफ़ कोई हाँ। कार्रवाई करना, ये ना पाकिस्तान का कोई इसमें किरदार है, ना रोल है, ना हम इसको सपोर्ट करते। ये सब कुछ तो पीस डील का हिस्सा है। तो इसके ऊपर देखें, बेहतर होगा कि फ़ॉरेन ऑफ़िस अपनी वज़ाहत करे, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूँ, डी वेपनाइजेशन ऑफ जी। हमास या हमास के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई, इससे ना पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है, ना पाकिस्तान इस तरफ बढ़ेगा, ना पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगा। हम समझते हैं डी वेपनाइजेशन ऑफ हमास का जो मुद्दा है, वो हमारी डोमेन से बाहर है, ना हम इसको इनकरेज करेंगे और सपोर्ट करेंगे। लेकिन ISF के हवाले से भी आप समझते हैं कि अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि उस फोर्स का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, और कंडीशंस क्या होंगी? लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ही कोई हतमी आपको राय दे सकता है, और वही सोर्स है जहां से अगर कोई राय आई। अभी कोई इसके ऊपर फाइनल कोई फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिया, और इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुकूमत का फैसला है। और डेफिनेटली जब तक कोई हमें क्लैरिटी नहीं आती फॉरेन ऑफिस से, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। करना पड़ेगा, ठीक है। राना साहब, चंद जो सियासी सवाल आते हैं उनकी तरफ भी आते हैं कि आपके इल्म में है कि आज भी मुलाकातों के हवाले से खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंची थी, उन्होंने धरना भी दिया। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल सर? कब तक आप समझते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी होगी? फिर कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि पार्लिमानी सतह पर कोई राब्ता भी हुआ है हुकूमत का PTI के साथ, तो कोई आपको वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है सर? देखिए, जो मुलाकात के हवाले से तो बड़ी क्लैरिटी है कि जो 900 मुलाकातें हाँ। लगभग हुई हैं खान साहब की, उन्होंने कानून को वायलेट किया है कि कैदी जो सज़ा काट रहा है, उसने मीर जाफ़र, मीर सादिक के फ़तवे जारी किए, उसने अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की, और उसने ऐसी सियासत करने की कोशिश की जेल में बैठे सज़ा याफ़्ता होने के बावजूद, जो मनफ़ी सियासत थी,
जिससे मुल्क के अंदर तसादम और जो माहौल है वो पोलराइजेशन की तरफ गया। तो ये तो कोई दुनिया में ऐसी हाँ, कोई खुली छुट्टी नहीं है कैदी को कि वो ये काम करें। तो अगली मुलाकातें ऑब्वियसली ये तब बहाल होंगी जब तक कोई इस मामले में पीटीआई की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से किसी किस्म की कोई गारंटी आती है कि जो जो वो कानून को हुँ। वायलेट करते रहे वो मज़ीद वायलेट नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी रुकावट है और जब तक ये क्लियर नहीं होती, तो ये मुलाकातें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन कोई पार्लिमानी सतह पर राना साहब आपके इल्म में है कि कोई पीटीआई के साथ राब्ता हुआ है या अचकज़ई साहब के साथ, जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक वेलकम किया था, जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो अचकज़ई साहब का बयानात थे उनके मुज़ाकरात के हवाले से। तो आपके इल्म में कुछ है कि कोई अचकज़ई साहब के साथ किसी सतह पर कोई राब्ता हुआ हो हुकूमत का? देखिए, आज मुतवक्के था कि इनकी ऑपोज़िशन की कुछ मेंबरान और शायद अचकज़ई साहब स्पीकर के चेंबर में जाएँगे या स्पीकर साहब से मिलेंगे और हाँ। क्योंकि स्पीकर साहब ने दावत दी है कि कोई भी मुज़ाकरात में अगर इंटरेस्टेड है, तो वो उनके दफ़्तर को इस्तेमाल करके हुकूमत के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। तो ये मुझे नहीं पता, हुँ। कन्फ़र्म नहीं है कि आज वो लोग गए स्पीकर की तरफ या नहीं गए। बहरहाल हुकूमती मेंबरान और काबीना के मेंबर से सलाम दुआ तो चलती रहती है पीटीआई की, लेकिन कोई ऑफ़िशियल लेवल के ऊपर उनसे कोई मुलाकात हुई है मेरी नॉलेज में नहीं है। स्पीकर साहब ने ज़रूर ये ऑफ़र किया है कि उनके दफ़्तर को इस्तेमाल करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, ये हाल ही में जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, फिर कल सीएम साहिबा को ख़त भी लिखा और उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया। इस दौरान जो वाक़यात, जो सूरत हाल पंजाब के अंदर पेश आई, कुछ बयानात तो ये आ रहे हैं कि सीएम साहब को पहले ख़त लिखना चाहिए था, लेकिन फिर जो पंजाब के ऊपर या मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये है कि अगर वो किसी मार्केट में चले भी गए तो वहाँ की लाइट्स ऑफ करवाना या दुकानें बंद करवाना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? आप समझते हैं कि वहाँ ये सारा मामला अच्छे तरीके से हैंडल भी हो सकता था? देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था अगर सीएम केपी के चीफ मिनिस्टर पंजाब को ख़त लिखते कि वो केपीके की आवाम की बेहतरी के लिए वो अब तालीमी या जी। एजुकेशनल या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं और मिल के जो है वो आवाम की मफाद के लिए काम करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड मुलाकातें करते तो ज़रूर इसका आउटकम बड़ा अच्छा आता। लेकिन क्योंकि उनका मकसद ही यह था आने का पंजाब के अंदर कि वो कोई ऐसी तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हो हुँ। और कोई तसादम का माहौल बनाए। इसके अलावा तो उनका मकसद नहीं था, तो डेफ़िनेटली जिन चीज़ों को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं हैं। उनको बिल्कुल हुकूमत पंजाब की तरफ से प्रोटोकॉल भी दिया गया। लेकिन अगर वो पंजाब असेंबली में ऐसे लोगों को घुसाना चाहेंगे, जिनका ना लिस्ट में नाम दर्ज था, ना उनके पास आईडी कार्ड थे, बल्कि ठीक है। उनका जो है वो कन्विक्टेड लोग थे, तो फिर तो ये देखें वो एक अपने तसद्दुक़ को खुद ही अपना जो उनका जो रुतबा है चीफ मिनिस्टर का, उसको खुद ही पामाल कर रहे हैं। तो ये अफ़सोसनाक है कि हुँ। देखें इतनी जब हाई नहीं, लेवल मूवमेंट होती राना साहब, सीएनआईसी ना होने से आपकी क्या मुराद है कि उनके पास उनके बने नहीं हुए थे या वो लाए नहीं थे साथ? देखिए, जो लिस्ट में उन्होंने नाम लिखे थे, उसके बरक्स लोग थे हाँ। और ऐसा भी हुआ कि एक बंदा क्लेम कर रहा था कि वो एमपीए है, लेकिन वो एमपीए नहीं था। तो वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर हुँ। झूठ बोल रहे थे और कुछ लोगों के पास आईडी कार्ड भी नहीं मौजूद थे। ये तो स्पीकर साहब ने खुद बताया इसका। तो देखिए, ऐसे नहीं होता। ये आप वहाँ देखें, ये आए तसादम के लिए थे और अब वो तसादम का ही प्रोपेगेंडा कर। तो अगर वो आए होते अवाम की भलाई के लिए तो उसके नताइज भी उसी तरह के निकलते, उसी तरह का बयानिया निकलता। क्योंकि मकसद ही तसादम था, तो वो वही कुछ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। ठीक है। राना साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में ये जो पीटीआई के इश्यूज़ सामने आए उसके बाद आपके इल्म में है कि गवर्नर रूल्स के हवाले से गुफ्तगू हुई, फिर पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से गुफ्तगू हुई। अभी जैसे आपने मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की कि स्पीकर साहब ने पेशकश की है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान है। तो अब आप समझते हैं कि मामला गवर्नर रूल और पाबंदी की तरफ नहीं जा रहे, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? देखें, अभी तो केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सिंध का दौरा करने जा रहे हैं
और वहाँ भी वो तमाशा लगाएंगे। तो हुकूमत की कोशिश तो मुज़ाकरात है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की जो टोपी है, वो हमने अचकज़ई साहब को पहना दी है और वो फुली ऑथराइज़्ड हैं कि वो मुज़ाकरात को आगे लेके जाएँ। हाँ, लेकिन टीटीएपी जो कि पीटीआई पे मुश्तमिल है और बाकी लोग तो एक-एक सीट वाले हैं या पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, असल तो पीटीआई है। उसकी जो सिमत है वो बिल्कुल मुज़ाकरात के खिलाफ है, बल्कि शदीद खिलाफ है। तो ये देखिए ये कन्फ्यूजन तो इन्होंने दूर करनी है ना। हुकूमत ने तो जेस्चर दे दिया, स्पीकर ने भी जेस्चर दे दिया। ठीक है। क्लैरिटी इसमें पीटीआई ने लानी है। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई का बयानिया और हो और टीटीएपी का जो कि पीटीआई पे हाँ, बनी हुई है उसका बयानिया और हो और आप कहें नहीं जी नहीं, हमने तो जो है वो मुज़ाकरात की टोपी अचकज़ई को पहना दी है, जो वो कह रहे हैं ठीक है और आप उसकी ओनरशिप ना लें, हाँ। दूसरी साइड पे आप उससे बरअक्स बातें करें। तो इस चीज़ को ये हल करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, आप ज़रा तस्दीक या तरदीद कर देंगी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई राब्ता हुआ है? देखिए जी, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो अभी इस टाइम तक कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ है। हाँ, ये सिर्फ़ चिमगोइयाँ ही हैं और चूँकि तमाम तर इख्तियार खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया हुआ है, तो अभी तक क्योंकि मैंने उनसे कन्फ़र्म नहीं किया कि उनसे राब्ता हुआ है कि नहीं। अच्छा, इसमें आप नहीं समझती कि कन्फ्यूजन है? जब अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात की बात की थी तो अलीमा साहिबा का बयान आया था कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो पार्टी के साथ नहीं है, तो आप समझती हैं कोई कन्फ्यूजन है? देखिए जी, एक बात को समझने की आप कोशिश करें। जी। अलीमा खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है। हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब की बहन है और अपनी भाई की रिहाई के लिए एक बहन होने के नाते हुँ, अपनी एफ़र्ट्स कर रही है। हुँ, उनके पास ना कोई पार्टी ओहदा है, ना खान साहब ने उनको किसी भी पॉलिटिकल डिसीज़न में हाँ, इंटरफेरेंस करने या डिसीज़न लेने में की कोई इजाज़त दी है। हुँ, तमाम तरह इजाज़त खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब और हाँ, अल्लामा नासिर साहब को दी है। तो चूँकि खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है, तो हम सब उनके पीछे हैं और जो भी फ़ैसला महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब करेंगे, जो उन्होंने कर लिया है और उन्हें हुँ, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफ़ॉर्म से हुकूमत के साथ बातचीत की हामी भर ली है। पाकिस्तान में कानून की खातिर, आइन की खातिर और इंसानी हकूक़ की खातिर और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर, तो हम उनके फ़ैसले के पीछे खड़े हैं। लेकिन आपने कुछ बयानात भी सुने होंगे कि खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो बाहर आकर गुफ्तगू होती है शायद उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ रहनुमाओं के बयानात भी हैं कि नहीं होनी चाहिए, आप इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं? देखिए मेरी जो खान साहब से मुलाकात हुई थी 16 अक्टूबर हुँ, मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी और मेरी पिछले जब से खान साहब जेल में हैं, चाहे अटक में थे या अडयाला जेल में हुँ, हैं, तो मेरी तकरीबन आप समझिए 100 मुलाकातें हो चुकी होंगी तक डिफरेंट ट्रायल्स में। वो अलग बात कि मेरी एंट्री नहीं होती, काफ़ी ख्वारी के बाद मेरी एंट्री हो जाती है, 5 घंटे, 6 घंटे मैं खड़ी रहती हूँ बाहर और फिर मेरी एंट्री हो जाती है। इनको लगता है कि मेरा हौसला ख़राब हो जाएगा, मैं वापस चली जाऊँगी। हाँ, लेकिन मैं डटी रहती हूँ, तो फिर इनको चाह ना चाह मेरी एंट्री करानी पड़ती है। तो उन तमाम मुलाकातों में खान साहब ने एक प्रॉपर मैकेनिज़्म सेट किया। ठीक है। जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है क्योंकि खान साहब की इस टाइम सिर्फ़ लास्ट 2 मुलाकातें उनकी बहन से हुई है, हुँ, बाकी किसी को तो अलाउ नहीं किया गया। तो वो खान साहब का सियासी पैगाम बाहर लाई है, लेकिन खान साहब की ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी पैगाम होता है वो डायरेक्ट पार्टी के स्टेक होल्डर्स को कन्वे किया जाए और फिर पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म्स पे से वो जारी किया जाए। मिशेल साहिबा, एक तासुर जो बाहर से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उस हवाले से भी है कि वो शायद पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, आप इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं? देखिए जो इस मुल्क में कानून की पामाली हो रही है, हाँ, आइन की पामाली हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, वो भी गलत है। हाँ। और जो मुल्क से बाहर कोई भी अकाउंट अगर मुल्क की सालिमियत को हिट करता है, तो वो भी गलत है। अच्छा, दूसरा एक ये भी बता दीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं कि कोट लखपत जेल में जो कैदी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब समेत उनको बाहर निकाला जाए, उनको रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप?
देखिए जी, पहली बात तो ये कि आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, वो हमारे लिए भी इर्रेलेवेंट है, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी इर्रेलेवेंट है और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी इर्रेलेवेंट है। अच्छा। हाँ, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हुँ, उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जो कोट लखपत में कैद हमारे रहनुमा हैं, वो इमरान खान के नज़रिए की वजह से कैद में हैं और वो तमाम मुसीबतें इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो इमरान खान के नज़रिए को छोड़ नहीं रहे। हुँ, तो उनके लिए अगर एफ़र्ट हो रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये बात करना कि जी कोई पोलराइज़ेशन के लिए ऐसे हरकतें हुँ, करना या खुद को रेलेवेंट करने के लिए हुँ। ऐसी हरकतें करना मेरे ख़्याल से ये इंतहाई नामुनासिब है। और ख़ान साहब ने चूँकि महमूद ख़ान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को ये मैंडेट दिया है, हुँ। तो हुकूमत को भी चाहिए कि कोट लखपत के रहनुमाओं को पैरोल पे रिहा करे और उनकी इमरान ख़ान साहब से अडियाला हुँ। जेल में मुलाकात अच्छा करें। मिश्रा, ये जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा था, उसके बाद जो दोनों अतराफ से बयानात आ रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? एक बात समझने की कोशिश करें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये इस टाइम बहन-भाई बने हुए हैं। एक वक़्त था कि एक कहता था कि हम आपका पेट फाड़ेंगे, दूसरा कहता था हम हुँ, आपको सड़कों पे घसीटेंगे। आज इक़्तिदार की खातिर या जितनी करप्शन इन्होंने की हुई हुँ, है, तो जेल से खुद को बचाने की खातिर ये आपस में मिल गए हैं। वरना इन्होंने तो तहज़ीब की हर तरीके से तबाही पेरी हुई है कि जिस तरीके से इन्होंने एक-दूसरे को हिट किया था, अखलाकी तौर पे भी और ऐवानों में भी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए इनको ये तमाम तर हुँ। हरबे आज़माने पड़ रहे हैं। चूँकि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों में ये इत्तेफ़ाक हुआ है कि ये बारी-बारी हुकूमत करेंगे ढाई-ढाई साल की। ठीक है। तो इसलिए ये ख़ान साहब वाली बात गुड्डी-गुड्डी खेल रहे हैं। और जो वज़ीर आला साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अवामी मैंडेट से वज़ीर आला है और वो पंजाब गए थे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये उनका रैली नहीं थी, कोई जलसा अनाउंस नहीं था, वो सिर्फ़ अपने असीरान जो हमारे हैं, उनकी फ़ैमिली से मुलाकात करने गए थे ठीक है। और बार में एड्रेस देने गए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जी इन्होंने जिस तरीके से दुकानें बंद की, बाज़ार बंद किए, फूड स्ट्रीट बंद की, लाइट्स बंद की, कंप्लीट क्रैक डाउन किया। इसके बाद भी आपने मनाज़िर देखे कि पंजाब में जो इतने अरसे से इन्होंने पंजाब को बिल्कुल मफलूज रखा हुआ था और पंजाब में एक्टिविटी हुई, बड़ी हेवी एक्टिविटी हुई और ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ है। ये तो ट्रेलर है, आगे-आगे देखें होता है हुँ। क्या। लेकिन ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज है या बड़ी कंफर्टेबल है हुकूमत? मेरे नज़र में 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत को थ्रेट है और बहुत जल्द शायद हुकूमत भी फ़ारिग हो जाए। अच्छा, मिशल साहब ये भी बताइएगा कि जो खान साहब के साथ मुलाकातों के दौरान कहा जाता है कि पैगामात सही अंदाज से नहीं पहुंच रहे उन तक, सलमान अकरम राजा साहब के भी कुछ बयानात आते हैं, फिर दूसरी तरफ से भी कुछ बयानात आ जाते हैं। आप समझते हैं कि वाकई कम्युनिकेशन गैप है? देखिए, हमारी भी काफ़ी रिज़र्वेशंस हैं, लेकिन चूँकि हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है और खान साहब ने हमें हाँ, बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मुहैया किए हैं, जिस पे हम ओपनली बात कर सकें। ठीक है। तो उस पे हम ओपनली बात कर रहे हैं और उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में आपने देखा कि जो गवर्नर साहब के बयानात थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी आपके सामने हैं, लेकिन सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के बाद एक तासुर ये है कि शायद गंडापुर साहब नाला हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस अभी तक वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप समझती हैं कि जो आपके सियासी मुखालफिन की तनकीद है वो दुरुस्त है? गंडापुर साहब खान साहब के वज़ीर आला थे। खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया, फिर खान साहब ने दूसरे को वज़ीर आला बना दिया। ये इमरान खान साहब की पार्टी है, वो जिसको भी चाहे आगे जाके उनसे कहे कि आप खेलें, फिर दूसरे खिलाड़ी को आगे ले जाए। हुँ। और चूँकि खान साहब की अभी कॉल नहीं आई, जब कॉल आएगी तो आप मेरे ख़्याल से दोनों वज़राए आला को एक साथ देखेंगे। नहीं, लेकिन वो सियासी मुखालफिन के हवाले से आपसे ये सवाल कर रहा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो बयानात हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, उन पर क्या कमेंट करेंगे? जो गवर्नर साहब और अली अमीन साहब का एक ही इलाके से ताल्लुक है, हाँ, तो वो अपना तासुब निकालना चाहते हैं या वो अपने आप को रेलेवेंट करना चाहते थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे थे। हाँ।
बाकी इस बयानबाजी का कोई फ़ायदा उनको हासिल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमें फुल मैंडेट दिया हुआ है, वो अलग बात कि इन्होंने हमारी कुछ 7 से 8 सीटों पे फॉर्म 45, फॉर्म 47 पे तब्दील कर दिए थे। ठीक है। और बाकी जो है ना पूरा मैंडेट पे इन्होंने हमारी रिज़र्व सीटें लेके अगली पार्टियों में माली गनीमत की तरह बाँट दी। तो वो एक आप समझिए कि फॉर्म 47 वाली अपोज़िशन है, बाकी तो वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ तो ऑल इन ऑल इमरान खान है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।